Answer 5. Company balance sheet answer 5. So tallied. आपका टैली हो गया. Number 5. So given balance given and below information given, we have to prepare PL and balance sheet. So in this problem, again what we see, trial balance details given. ठीक है, write down Arts and Crafts Limited. Arts and Crafts Limited. A statement of profit and loss account for year ending 31st March 2024. 2024. ठीक है. Income, expenditure. So profit for the year before tax less provision for taxation profit आफ्टर टैक्स. ठीक है, एक दो आइटम होगा एडजस्ट कर देंगे हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. अगेन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लिमिटेड. Balance sheet as at 31st March 24. ठीक है. Equity and liabilities. Shareholders fund. Shareholders fund. Equity share capital. Reserves and surplus. Non-current liabilities. Current liabilities.
assets, non-current assets, current assets, and heading is property, plants and equipments, current liabilities, current assets, non-current assets, current assets. ठीक है. तो सेम ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है, सब आइटम हो सकता है, बट whether adjustment is there we don't know. So to save time what we should do, first adjustments. समझ गए. Now the following further particulars are available. The land was revalued on 1st January 24 at 3 lakh by an expert. Valued but no effect has been given in the books, although the directors have decided to adjust the relevant amount. Now in the question, land valuation given how much? 2,30,000. लिखिए land 2,30,000 है. रिवैल्यूएशन 70 बढ़ा, ये कितना हो गया 3 लाख. इधर आ जाइए, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट के अंदर में 70,000, 70,000. We can write down the word revaluation reserve also. We can also write down the word revaluation reserve. ठीक है. Now क्वेश्चन को सामने में रखना है, क्वेश्चन भी देखना है, ऐसा नहीं कि खाली बस आंसर कॉपी कर रहे हैं. क्वेश्चन से आंसर आता है, आंसर से क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है. चलिए, पहला वाला पॉइंट हो गया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी एडजस्टेड 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटर्स. चलिए डेटर्स में आ जाइए. करंट एसेट्स लिखिए ट्रेड रिसीवेबल्स, हाउ मच गिवन. क्वेश्चन में चेक कीजिए, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोल के कुछ है. हम लोग को प्रोविजन कितना चाहिए 2,500. यहां लिखिए लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. पहले से कितना है, अपने को चाहिए, इसका मतलब और कितना चाहिए 500. लिखिए एक्सपेंस में लिखिए. चलो यहाँ पे एक तो वर्ड लिख लो अदर एक्सपेंसेस. इसमें लिख लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ठीक है. चलो बाहर लिख लेते हैं. ना एग्जाम में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पीड अच्छा है, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है, तो क्या है वर्किंग नोट में लिख लिए अदर एक्सपेंसेस, और यहां पर सिर्फ एक लाइन लिखे अदर एक्सपेंस और टोटल.
Okay, again, first you know, second is improvement. इम्प्रूवमेंट के चक्कर में पता चला कुछ हुआ ही नहीं, फॉर्मेट ही लिखते रह गए इम्प्रूवमेंट में। ऐसा मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। और टाइम बाउंड इज देयर 3 आवर्स, तो पूरा मैथमेटिक्स, टाइम, क्वेश्चन, मार्क्स बैलेंस करके, ठीक है। एक वर्ड होता है स्ट्रैटेजी, ये आपको एग्जाम हॉल में जैसे ही क्वेश्चन आया, आजकल 15 मिनट्स पहले दे देता है, जैसे ही क्वेश्चन आया क्विक आपको स्ट्रैटेजी बनाना होगा। तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, स्ट्रैटेजी। उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जो आंसर आता है उसको पहले बनाएंगे। आपको लगता है ये तुरंत हो जाएगा, पहले बनाओ, ठीक है। मैंने सिस्टम एकदम अच्छा से आता है, एकदम नहीं आता है, इस ऑर्डर में सजाओ, ठीक है। पार्ट मार्किंग इज देयर, तो जितना आता है करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रॉन्ग भी होने से नंबर मिले, ठीक है। मैंने टैली नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुआ, ऐसा, ठीक है। चलो फिर से नेक्स्ट, so provision for doubtful debt. Third, equity shares is composed of rupees 10 per share, 36,400 fully paid, 500 of which calls of 3 remains unpaid, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 भी देखिए, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स मनी रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू अलॉटी फॉर रीइश्यू ऑफ 500 फॉरफिटेड शेयर्स, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल बट नो एंट्री फॉर एडजस्टमेंट देयरऑफ हैज बीन मेड। तो 4 और 5 दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 367,500, लिखिए 36,900 equity shares of rupees 10 each, so 3,69,000 दिया हुआ है 367,500, मतलब 1500 एडजस्ट हुआ। शेयर सस्पेंस में अमाउंट कितना है 2500, 1500 यूज हो गया और 1,000 रुपया कैपिटल रिजर्व में चला गया। शेयर फॉरफिटेड 500 शेयर्स जो पेंडिंग था उसको फुल्ली पेड अप कर दिया, अलॉट कर दिया, और जो पैसा मिला था 2,500, हम लोग का शॉर्ट है 1500 यूज कर लिए, 1,000 एक्स्ट्रा शेयर फॉरफिचर, ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल। तो अपना दोनों ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। नाउ तो 3 and 4 बोथ ओवर। 5 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तो लास्ट में होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,85,000, इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिवन हाउ मच, लिखिए इन्वेस्टमेंट 1,80,000, मार्केट वैल्यू 1,85,000। सपोज मार्केट वैल्यू 1,75,000 होता, क्या करते, कुछ नहीं करते, नॉन करेंट एसेट में कुछ नहीं करते, सिर्फ डिस्क्लोज। करेंट एसेट में whichever is lower, सपोज हम लोग को नीचे में थोड़ा अच्छा से लिखने का मन कर रहा है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, as in the given case, assuming investment is
non-current asset, it has been recorded at cost. ठीक है, hence market value is simply to be disclosed. ठीक है, अब ये क्या है, यह हम लोग का है इसलिए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. बट इफ वी मूव टू इंड एस तो वहां का मीनिंग अलग है. ठीक है, अभी हम लोग इंड एस में बस थोड़ा सा जाएंगे, पूरा नहीं जाएंगे. इंड एस में क्या आएगा, एग्जैक्ट फेयर वैल्यू. इंड एस में all assets and liabilities at current value. All assets and liabilities at current value. हर बैलेंस शीट डेट में सबका रिवैल्यू करेंगे जितना एसेट है. समझ गए. हम लोग का जो इंडियन सिस्टम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, our assets and liabilities what we disclose is not true and fair. Is not. ठीक है, so misguidance is there. ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये सब लेके चलते हैं हम लोग, ये सही नहीं है. क्लियर. सो मार्केट, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ओके, ग्लोबलाइजेशन, ये सबको देख के हम लोग को आज नहीं फ्यूचर में सब इंडेस हो जाएगा. सब समझ गए. और जो शेयर मार्केट ये सब देखते हैं, सुनते हैं, इसमें क्या होता है, ड्यू टू रॉन्ग इंफॉर्मेशन पीपल कांट टेक राइट डिसीजन. समझ गए. ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. फिर से वापस. सो टिल इंटरमीडिएट लेवल आपको एस पर कंसंट्रेट करना है. जब केस फाइनल का होगा तब इंड एस पे कंसंट्रेट करें. इंटरमीडिएट लेवल न्यू सिलेबस, सिलेबस इज एस and final syllabus is Ind AS. ठीक है, keeping in mind. वापस. So market value investment clear, and same thing we have done earlier also. उस दिन भी हम लोग किए थे, उस दिन भी समझाए थे, फिर से मिस्टेक हो रहा है. The company is managed by the directors who are entitled to remuneration 3% of the annual net profit. ये भी बाद में आएगा. चलिए. 8. Depreciation to be charged on WDV. Now suppose simply बोलता है depreciation in accounts, it is on cost or WDV. Answer is WDV. कुछ नहीं बोलेगा. अकाउंट्स में WDV, और हम लोग जब कॉस्टिंग में रहते हैं तो कॉस्ट. एजम्पशन, राइट रॉन्ग अलग चीज है. ठीक है, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये खुद ही डिस्प्यूटेड है. डेप्रिसिएशन इज एक्चुअल और एस्टिमेटेड. ठीक है, ये चलता रहता है ये सब. ठीक है, अगेन डेप्रिसिएशन. तो बिल्डिंग 2%. चलिए आ जाइए. बिल्डिंग है, बिल्डिंग लिखिए. नाउ क्वेश्चन में चेक कीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है. चलिए, बिल्डिंग कितना दिया है, 75,000. क्या है, कॉस्ट या WDV? कॉस्ट. गुड. लेस
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना है, इसका मतलब 75 माइनस 5 70,000, 2% कितना होगा 1,400, so 6400, outer 68,600. So write down here depreciation. Building 1400. इस साल का तो 1400 है ना, आउटर कॉलम 68,600 है। नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर। चलो फर्नीचर कॉस्ट गिवन 20,000 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग इज 4 मीन्स 16,000, 16,000 का 10%, outer and this year depreciation 1,600, total 3,009. The land and building of the company are mortgaged in favor of the bank as security for overdraft sanctioned up to a limit of rupees 2,50,000. इसको क्या करे, ठीक है, चेक कीजिए बैंक ओडी है, ठीक है। सो बैंक ओडी लायबिलिटी साइड में आ जाइए, करंट लायबिलिटी में लिखिए बैंक ओडी ब्रैकेट में सिक्योर्ड करके छोड़ दीजिए, ठीक है, सिक्योर्ड। Next 10. Dividend on cumulative preference shares were in arrear for 5 years. The directors have recommended dividend for 2 years. Preference share कितना है चेक कीजिए 80,000, 6%, 2 साल का, ठीक है। यहाँ लिखिए लेस प्रेफरेंस डिविडेंड हाउ मच, लायबिलिटी में शो कर दीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड 96 और नीचे नोट में एक लिख दीजिए क्यूमुलेटिव preference dividend is due for 3 years. Due for 3 years. अब इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 years का था, 2 साल दे दिए और 3 साल बाकी है, लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ come to trial balance. First item freehold land over, building over, furniture over, debtors over, चलिए स्टॉक दिया है, स्टॉक 31 मार्च, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब एडजस्टेड है, सो क्लोजिंग स्टॉक विल गो direct to balance sheet. Write down current asset stock, $40,000.
Cash at bank. Bank. 5,000. Cash in hand. 1,000. Cost of goods sold. Cost of goods sold. 3 lakhs. Salary and wages. 15,000. नाउ फिर से एग्जाम में आपको लगा कि टाइम है, कर सकते हैं, तो वर्किंग में लिख के हेड्स वगैरह जितना जो भी है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं 2 नंबर के लिए 6 नंबर लॉस करके आ गए। 2 तो आया लेकिन 6 चला गया। ठीक है, ये सब बहुत काम का चीज है। ठीक है ना, तो माइंड में रख के काम करना है। एन अकाउंट्स पेपर विल बी लेंदी, कंफर्म रहिए। ठीक है, मैंने आपको 3 घंटा पूरा लगेगा। शॉर्ट में मैंने एक्सपर्ट लोग जो सॉल्व करता है ना, उसको भी 3 घंटा लगेगा। आप ऐसा सोचो। ठीक है, तो आपको मैंने आप 100 नंबर का पूरा अटेम्प्ट और सही अगर बना के आए तो आप 3 घंटा से कम में नहीं सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? अकाउंट्स जो है सीए लाइन का एकदम बेस्ट चीज है। ठीक है, अकाउंट्स मतलब सीए। क्लियर? वापस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस में ही डाल देते हैं। $8,000. Investment in shares over interest 3,000. So interest 3,000. ठीक है, बैड डेप्ट 1,000 अदर में लिखिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,500। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 6,000। तो बैलेंस शीट में आ जाइए। एडवांस टैक्स 6,000। इसको हम लोग 2 तरह से शो कर सकते हैं, नेट भी कर सकते हैं, ग्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अदर इनकम 12,000। फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें सेल्स आ जाएगा 3,80,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ओवर क्रेडिटर्स 20,000। करंट लायबिलिटी, so trade payables 20,000।
provision for depreciation over, building furniture over, suspense over, equity share over, 6% cumulative preference shares. Now 6% cumulative preference shares, 80,000. Share premium. So security premium write down under reserves and surplus. Security premium 10,000. Bank OD written sales over profit and loss 25 opening. कोई बात नहीं, लिख लो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग में 2500 है। बच गया दो आइटम, रेम्यूनरेशन एंड टैक्सेशन। टोटल कीजिए एबव का 392 ठीक है। नीचे का टोटल करना नहीं है, लिखिए ये था 1 2 using the word remuneration, director's remuneration, so एक्सेस या एक्सेस के जगह पर लिखिए प्रॉफिट बिफोर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। हाउ मच? 60,000 given. Now लिखिए रेम्यूनरेशन एट द रेट कितना आ रहा है? 1800। इसके अंदर में एक हम लोग का रहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको लेके थोड़ा डिस्प्यूट भी है, ठीक है ना। जैसे डेप्रिसिएशन तो हम लोग डिस्प्यूट नहीं करते, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट तो लेते ही है, प्रोविजन है, ये भी एक चार्ज है। अब होता है कि इसको लेके करे छोड़ के करे, ये सब लेके कुछ डिस्प्यूट होता है। टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स का प्रोविजन अप्लाई कर देंगे, टैक्स में इनकम टैक्स का प्रोविजन, ठीक है। टैक्स में इनकम टैक्स का प्रोविजन हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रहने दीजिए। बोलो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाएंगे कंपनीज एक्ट भी काम में आ जाए, इनकम टैक्स में भी काम में आ जाए। अगर दोनों का लॉ अलग है तो आप कैसे काम करोगे? तभी सर ये जो प्रोविजन का डाउटफुल दिया है तो हम लोग टैक्स स्टेटमेंट करेंगे तो इसको लेकर ही करेंगे ना। नहीं, तो टैक्स का बात करेंगे। इनकम टैक्स को इनकम टैक्स से मतलब है, इनकम टैक्स को अलाउड डिसअलाउड करके बनता है। इनकम टैक्स कैसे बनता है? और उसको टैक्स लेना है, लॉजिक इलॉजिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर कंपनीज एक्ट जो होता है, ठीक है,
वो अपने हिसाब से। तो अकाउंट्स हम लोग का कंपनीज एक्ट में बनेगा, टैक्सेशन टैक्स के हिसाब से चलेगा। तब सर फोर का क्योंकि अगर आप दोनों को एक कर दोगे तो क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट इनकम टैक्स एक हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है फिलहाल टाइम बिंग। ठीक है, टाइम बिंग नॉट पॉसिबल। तब सर फोर सर मतलब सम फोर में तो सर ऐसे कुछ किए थे, क्या किए थे? वहाँ पे भी सर प्रोविजन फॉर बैड डेट को एक्ट करते थे। वो किस लिए किए थे? इसके लिए किए थे, टैक्स के लिए किए थे। तो टैक्स के लिए करेंगे, अभी टैक्स आया है, आने वाला है, करेंगे टैक्स के लिए। वो 500 को डिसअलाउ करेंगे। टैक्स सिर्फ बैंकिंग कंपनी को अलाउ है प्रोविजन, बाकी को अलाउ नहीं है, बाकी को अलाउ। ठीक है, चलो वापस। तो रेम्युनरेशन 3% लिख लीजिए, पीएल में लिखिए डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। इसमें तब हम लोग का क्या होता, 500 का और भी 3%, 15, 1815 आ जाता। ठीक है, चलो इधर में करो, लाइबिलिटी साइड में लिख लीजिए डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। वन 1800। अब हम लोग फिर से नीचे करेंगे थर्ड में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब देखिए यहां पर फिर से लिखो प्रॉफिट बिफोर डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन 60 था ना, लेस डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन 1800, कितना आया 58, एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाउ मच 58,700। so tax at the rate of 45%, how much 26,415, 26,415। राइट डाउन, पीएल में पहले लिखिए 26,415। एक्सपेंस का टोटल कितना आ रहा है 333,800, बैलेंस 50, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31,785। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी में शो कर दीजिए। हाउ मच 26,415, 26। हम लोग जैसे इसमें अगर एडवांस टैक्स दे चुके हैं माइनस करके भी शो कर सकते हैं। ठीक है, चेक टैली हो रहा है कि नहीं। टोटल चलो कितना आ रहा है टोटल 6,625। 662,500, 662,500। ठीक है, तो रेम्युनरेशन में क्या, एक तो कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट को हम लोग कंपनीज एक्ट ही रहने देंगे। डिस्प्यूट है, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट जब रहेंगे तो पूरा अप्लाई करेंगे। ओके,
Now, in this, any doubt, confusion, any word meaning, if not clear, ask it. किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन कोई ऐसा है जो नहीं मालूम, पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, इस एरिया में सिर्फ है अपडेट। स्टडी मैट में भी जो इलस्ट्रेशन है बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये 5 अच्छा से बना लीजिएगा, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। कोई वर्ड कोई मीनिंग कुछ भी नहीं है, डाउट कोई। चलो नाउ, कार्व इन कार्व आउट, इसको खाली थोड़ा सा जनरल मीनिंग समझ लीजिए। कार्व इन कार्व आउट, इसके हिस्ट्री को समझिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैंने 2-4 पेज पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग का पहले क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद आया IFRS। क्या आया? IFRS। उसके बाद आया इंड AS, उसके बाद आया इंड AS। सो IFRS जो है वो इंटरनेशनल था। इंड AS जो है वो IFRS को अडॉप्ट किया। पहले IFRS अडॉप्ट किया, उसके बाद जब इंड AS आ गया तो IFRS हट गया। IFRS से बहुत सा चीज इंड AS में एज इट इज ले लिया। AS था, इंड AS से में IFRS से बहुत चीज लिया और बहुत सा चेंज कर दिया। जो ले लिया वो कार्विन हो गया, और जो चेंज कर दिया, हटा दिया, उसको कार्व आउट बोले। एक हो गया कार्विन, कार्व आउट। इसका समझ में आया केस? पहले था AS, फिर IFRS, फिर इंड AS। इंड AS में IFRS जो सजेस्ट किया था उससे एडजस्ट किया। IFRS बस मैंने कम था, इंड AS बिग लिस्ट है, ठीक है। जैसे AS हम लोग का 29 था, उसमें से भी 2 नहीं है अभी। IFRS 9-10 था, ज्यादा नहीं था। और इंड AS जब आया ये 40-42 है, ठीक है। कुछ एडजस्ट समझ में आया थोड़ा? बोलो सर, रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? फिर से, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम का कारण सेल्फ होता है, दूसरा नहीं होता है। आपका बिजनेस से सक्सेस हुआ, क्रेडिट आपको मिलेगा, गड़बड़ हुआ, डेबिट भी आप ही का होगा। अब ठीक है, माने ये ट्रूथ है, बाकी समझाना अलग चीज है। तो आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस में बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब है कि शुरू में ही ठीक कर दो। एक है पूरा ब्लॉक हो गया, तो अब आप क्या करोगे? इसको रीसेट करोगे। एक होता है बिजनेस बंद कर देना, तो रीस्ट्रक्चर नहीं है। आप बिजनेस को फिर से रीसेट किए और अब फिर से, तो जो रीसेट किए ना, इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर में आप
आउटसाइडर का हेल्प ले सकते हो? नहीं भी ले सकते। ठीक है, रीस्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइजिंग, समझे? रीस्ट्रक्चर का यही, जैसे मान लो बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, आप बोले पुराना मशीन नहीं चलेगा, सब पूरा नया करो, इम्प्रूवमेंट करो, ऐसा करो वैसा करो, बोले पूरा रीसेट करके फिर से करेंगे, ये भी एक रीस्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें कुछ फायदा हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, बट फाइनल ऑब्जेक्ट क्या है, फायदा या नुकसान? फायदा। उसके लिए अभी कुछ लॉस हो सकता है। ठीक है, और कोई डाउट? सेल और अप्रूवल। आप दुकान में गए, सपोज दुकान वाला को कोई सामान बेचना है, पॉसिबल? तो आपको बोला आप एक काम करो, इसको ले जाओ, आपको 15 दिन का टाइम दिए, अच्छा लगेगा तो रख लेंगे, अच्छा नहीं होगा वापस कर दो। ठीक है, तब इसका मीनिंग क्या निकला? सेल और रिटर्न। माल तो चला गया लेकिन अप्रूवल नहीं आया अभी तक, तो सेल नहीं हुआ। 15 दिन का टाइम दिए, 15 दिन क्रॉस हो गया तो सेल हो गया। 15 दिन के अंदर में आपको ना बोल सकते हो, हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। 15 दिन क्रॉस हो गया तो हाँ हो गया। जब तक कि सेल नहीं हुआ, सेल मानेंगे फिर से। बायर बोला ठीक है हम 15 दिन देख लेते हैं, क्या बोला? सेल हुआ 15 दिन तक, 15 दिन का टाइम है ना, 15 दिन के अंदर हाँ बोला अप्रूव हो गया, ना बोला कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बोला तो 15 दिन वेट करो, 16th डे सेल हो गया। उससे पहले ही सर वो बोला अप्रूव कर देता, क्या बोले? ले गया घर जाके बोला बहुत अच्छा, हाँ एक ही दिन में हो गया, हाँ सेल हो गया कि नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है? ठीक है, और बोलो। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, प्रॉब्लम रिमेन साइलेंट। जो भी एग्रीमेंट वगैरह जब भी होता है सेल, तो ये पूरा वैलिड होता है कि नहीं? ठीक है, बाइंडिंग का मतलब यहां पर क्या आएगा? जैसे लीज अकाउंटिंग ये सब होता है ना, लीज अकाउंटिंग, तो आप बोले ये गाड़ी नया है, ले जाओ, 7 साल के बाद ये गाड़ी हम ले लेंगे, कितना? 50,000 रुपया। बोला नहीं लेंगे, लेंगे क्या होगा? बोला एग्रीमेंट कर देते हैं। क्या बोला? एग्रीमेंट कर देते हैं। ये क्या हो गया? बाइंडिंग हो गया। अब हम लोग एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है, तो सपाटी साइन है, स्टैम्प पेपर में है, एग्रीड है, तो क्या बोलेंगे? बाइंडिंग से एग्रीड। मने नहीं लेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, चलो गुड। और सर एस 26 में इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट के बारे में बोल रहा है, तो वहाँ पे सर एमोर्टाइजेशन के बारे में जो बोल रहा है ना, वो सर कुछ नहीं बोला, तो क्या लेंगे सर? एसएलएफ बेसिस पे एमोर्टाइज कर देंगे उसको? नाउ मेन आता है यहाँ पर गुडविल। कुछ नहीं बोला, गुडविल का क्या करे? एक होता है कि राइट ऑफ करे, एक होता है नहीं करे,
तो इसमें बोला जाता है कि 5 साल में आप उसको राइट ऑफ कर दो। कितना साल में? 5 साल। गुडविल को राइट ऑफ कर दो। वो एसएलएम में ही होगा, गुडविल में कोई डब्ल्यूडीवी नहीं चलेगा, तब तो राइट ऑफ ही नहीं होगा। कोई 10 लाख है तो 5 साल 2-2 लाख करके करो। सर और सर ये अब उसके अंदर में अगर बहुत ज्यादा कोई एविडेंस है, ऐसा है नहीं है रहेगा ऐसे, तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, अदरवाइज 5 साल में राइट ऑफ कर लो। बोलो। सर एज 14 में जब गुडविल अराइज करता है तब उस AS14 का गुडविल, AS14 का गुडविल है, उसको 26 से कोई लेना देना नहीं। सर तभी सर 2014 में 26 रेफर नहीं करेंगे, 26 में 14 रेफर नहीं करेंगे। 14 रेफर के लिए अमलगमेशन, ये सब जो वर्ड है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। 26 है जनरल। सर वहाँ पे जो गुडविल अराइज करेगा तब वो तो सर वो भी तो सर एमोटाइज हो सकता है। फिर से जब हम लोग का AS14 का बात हो रहा है तो AS14 में स्टॉक, इसमें गुडविल कैसे आया एज पर AS14 अगर अप्लाई कर रहे हो तो 26 को अप्लाई, ठीक है, जो भी करना होगा 14 लिख के करो, ठीक है। When a particular accounting standard is for a certain purpose, that accounting standard will be applied. माने मिक्सअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़े तो इसको अपडेट करना है और ठीक रखना है सब, ठीक है।